हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संथाल अपराइजिंग, जिसको संथाल रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे हम, जो कि ये संथाल रिवोल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बीपीएससी के लिए। और हम लोग पूरी जो टॉपिक मेन टॉपिक है उसका तो पहले हम लोगों ने रिव्यू दे दिया है जीएस हिस्ट्री के लिए। जो हिस्ट्री वाला बिहार हिस्ट्री का टॉपिक है उसका जीएस 1 वाले में। उसके बाद करंट अफेयर की टॉपिक जो होगी वो थोड़ी लास्ट में आएगी, क्योंकि इधर 2-3 मंथ के भी आपको करंट अफेयर कम करने होंगे। तो ये लगभग आपको फैब के अराउंड में करंट अफेयर जो आईआर का सेक्शन होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उससे पहले एक वीडियो दे दिया जाएगा ताकि आपको ये आइडिया रहेगा कि कौन से क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है आपको देखना। ठीक है, उसके हिसाब से बात करते हैं। फिर जीएस 2 में भी देखते हैं, तो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कराए जाएंगे आपको, और उसका भी आपको एनालिसिस वीडियो दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और उसके बाद से साइंस एंड टेक के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे वीडियो ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। तो जो भी चैनल के साथ नए हैं दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है, जिस पे आपको इन सारी चीज़ों की पीडीएफ्स वगैरह भी दी जाएंगी। और जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज का भी प्रोग्राम जो करना चाहते हैं, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपके लिए 500, ओनली 500 में GS 1, GS 2 और GS 1, GS 2 और एक हिंदी का आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इसमें 3 टेस्ट इसके प्रोवाइड किए जाएंगे, 3 टेस्ट इसके, और हिंदी का एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा ओनली 500 के में। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो 66 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि कट ऑफ से उनके थोड़े भी मार्क्स ज़्यादा हैं, जिनके थोड़े नीचे भी हैं, तो वो बहुत ही हाँ इतने हैं कि उनके 67th में भी अच्छे चांसेस बनेंगे। तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टेस्ट होंगे, कैसे एग्जामिनेशन में मुझे लिखना है वगैरह ये सब। तो आपको अच्छा एक आइडिया और गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग संथाल रिवोल्ट के बारे में। तो दोस्तों, संथाल रिवोल्ट ये एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट अमंग्स द रिवोल्ट ऑफ ट्राइबल वाज दैट ऑफ संथाल रिवोल्ट, जिसको हम लोग संथाल अपराइजिंग का नाम भी देते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट रहा क्योंकि दोस्तों ये मतलब उस समय जो ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसको वेल ऑर्केस्ट्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड वे में इस चीज़ को आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी संथाल लोगों ने जब पूरे तंग हो गए, तब जो इनकी आर्मी जो तैयार हुई थी वो अराउंड 50 to 60,000 के अराउंड में ये आर्मी तरह की इनकी तैयार थी। लेकिन ये यूज़ करते थे प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, जैसे कि वो तीर भाला वगैरह से। तो यहाँ पे ये पहला ऑर्गेनाइज्ड जो प्रयास था ना, वो संथाल में आपको देखने को मिला होगा। इसके बाद बात होगी मुंडा रिवोल्ट की। तो वहाँ पे ये दोनों टॉपिक बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले अब भी बात कर लेते हैं इसकी। तो जो ये संथाल अपराइजिंग हुआ था, तो डेट आप ये जो होगा 1855 से 56 के अराउंड में हुआ था। अब बात करते हैं ये लोग कहाँ रहते थे। इन एर्लियर संथाल वेयर रिसाइडेड, वो लोग रहते थे छोटा नागपुर के रीजन में। ठीक है, जो झारखंड का भी पार्ट में है, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू रीजन है। तो अभी आपको पता होगा कि बिहार झारखंड उस समय तो सेम ही थे इसके अराउंड में। ठीक है, तो इस समय छोटा नागपुर के रेंज में वो लोग रहते थे। बट जैसे ही परमानेंट लैंड सेटलमेंट जो आया, ठीक है, मतलब अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो लैंड सेटलमेंट आने के बाद ये कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। ठीक है, इसका आपको पता ही होगा कि कौन कौन सा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका वाले, नॉर्थ कर्नाटका वाले रीजन में परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट जो लगा दिया गया था। इसमें था कि ज़मींदारी सिस्टम भी इसको बोलते हैं, कि ज़मींदार को मतलब जो इनकी ट्राइबल्स की ज़मीन को हथिया कर ज़मींदार को उनको मतलब मालिकाना हक दे दिया गया था, ऐसा था। ठीक है, तो मतलब अपनी ही ज़मीन पे वो लोग ऐसा हो गया कि रेंट पे करने वाले टाइप हो गए। तो वहाँ से मतलब बहुत सारी उनको परेशानियाँ हुई। तो वहाँ से भागकर वो लोग कहाँ पहुँचे, दे वेयर कंपेल्ड टू लीव देयर प्लेस एंड शिफ्टेड इन द एरियाज बिटवीन। कहाँ पे पहुँचे वो लोग, भागलपुर से राजमहल हिल्स। ये बीपीएससी के प्री वाले एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि दमने को जो रीज़न है वो कौन सा रीज़न कहलाता है, भागलपुर से राजमहल का हिल्स। ये क्यों, क्योंकि संथाल यहाँ पर यहीं पे आकर बसे। वहाँ से कहाँ से भागकर, छोटा नागपुर के रीजन से आकर ऊपर वाले एरिया में आकर बसें, और इसको दमन कोह का रीजन बोलते हैं। इसको आप थोड़ा मैप में देख सकते हैं हल्का। हाँ, मैप वगैरह अगर आप बनाते हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए फ्री हैंड से, कि मतलब जल्दी जल्दी में, क्योंकि वहाँ तो आपको प्रैक्टिस इतनी रखी नहीं होगी कि आप इंडिया का मैप और बिहार का मैप और वर्ल्ड मैप आपको थोड़ा बहुत अच्छा सा थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में आपको यूज़ हो जाएगा।
अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं बिहार, और नीचे हल्का फुल्का दिखा सकते हैं तो झारखंड वाला जो रीजन है यहाँ वाले में नीचे है। तो इस वाले पोर्शन में छोटा नागपुर रीजन में यहाँ पे वो लोग पहले थे, लेकिन फिर आगे कहाँ आ गए, जब डिस्टर्ब हुए तो यहाँ आ गए। लेकिन अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ ही है ना, तो कहीं पे भी जाएंगे तो वो अपना रूल तो लगाएंगे ना। तो इस वाले रीजन में जाकर रहने लगे, तब जाके उनके साथ से जो ये घटनाएं हुई, ये रिवोल्ट वाली, तो यहाँ पे हुई थी भागलपुर से राजमहल हिल्स, विच वे ऑल्सो नोन एज दमनिको। दे सेटल देयर, वहाँ पे जाके वो लोग बस गए। संथाल ट्राइबल के पास जो थे, जो ट्राइब्स थे, उनका अपना रिलीजन था, उनका अपना सोशल स्ट्रक्चर था, उनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। वो अपना, जब आप देखते होंगे कि जितने भी ट्राइबल्स थे तो उनका तो अपना एक नियम के हिसाब से अपने चलते हैं, उनका अपना रिलीजन होता है, वो अपने अंदर इंटरफेरेंस जल्दी नहीं चाहते हैं। ये चीज़ें हमें देखने को मिली हुई हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा है संथाल के, तो संथाल वेयर मेनली क्या थे, वो फार्मर थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ठीक है। दे वर्कड हार्ड ऑन बैरन लैंड ऑफ दमने को, जो उस रीजन का था, वहाँ पर बहुत ही कड़ी मेहनत से अपने उस भूमि को, जो कि बंजर भूमि थी, वहाँ को बहुत उपजाऊ बनाया अपने अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से पूरा, ठीक है। दे फॉलो द झूम कल्टिवेशन, ये झूम कल्टिवेशन जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं, ये लोग फॉलो करते थे। द एरिया वॉज रूल्ड बाई द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परहा पंचायत। देखिए जैसे हम लोग बोले थे कि इनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम था, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो परहा पंचायत के थ्रू इनकी जो अपने रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वही एरिया को रूल करते थे। संथाल का अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी था, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस कैसे हुआ इनके, मतलब डिस्टर्ब कैसे हो गए। बट विद द एडवेंट ऑफ, जैसे ही ब्रिटिशर को पावर मिलनी शुरुआत हुई, तो विद द एडवेंट ऑफ, अब इस एरिया में वो लोग आने लग गए और अपना रूल लगाने लग गए, जैसे जितने भी लैंड सेटलमेंट एक्ट्स वगैरह आए, ठीक है। तो बट विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द एरिया, देयर इंटायर सिस्टम गॉट डिस्टर्ब्ड। सारा सिस्टम इन लोगों का ऊपर से नीचे तक बिगड़ गया, क्योंकि ये लोग आके तो इनमें तो कुछ तो अपना ना घुसड़ेंगे ना। तो ब्रिटिशर आए और इन लोगों के सिस्टम को हिला कर रख दिया इन लोगों ने। द सेटलमेंट पैटर्न इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश टुक अवे लैंड फ्रॉम द संथाल। जितने भी ट्राइब्स थे, सिर्फ इन्हीं से नहीं, जितने भी ट्राइब्स थे, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि उनका अपना राइट्स क्या है, क्या उनकी अपनी मतलब उनके फोर्सेस, मतलब उनकी जो पावर है, उनको पता है ब्रिटिशर्स को कि ये लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इनसे ज़मीनों को छीन कर और दे दिया गया किसको, ज़मींदार्स वगैरह को, ठीक है। और वो उनको मालिकाना हक दे दिया गया, और वही कर लेते थे, वही डिसाइड करते थे कि कौन सा फसल इन लोगों को बोना है, कितने टैक्सेस होंगे। तो इसी चक्कर में ये लोग परेशान हो गए, विच दे हैव कल्टिवेटेड। जितना जो लैंड जो अपने पूरा प्रयासों से उस चीज़ को बंजर से उपजाऊ बनाया था, उन्हीं लैंड को इन्होंने छीन लिया। और उसके बाद इन्हीं पर जो अभी आपने देखा, इनको पूरी तरह से मतलब निचोड़ लिया गया, मतलब डिस्टर्ब किया गया, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया गया, फिजिकली डिस्टर्ब किया गया। उनके मतलब अगर बात करते हैं तो पर्सनल में वे में देखते हैं तो उनकी वाइफ्स को भी अब्यूज़ किया गया बहुत तरीके से। तो सो संथाल वेयर सबड्यूड टू एन एक्सटेंट, दे हैड डिसाइडेड टू क्या करने स्टार्ट, मतलब रिवोल्ट के लिए वो लोग आगे आए, ठीक है, कि अब नहीं होगा, अब हमें आना ही होगा और रिवोल्ट करना ही होगा। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तब वो लोग ये रास्ता अपनाएं, ठीक है। मेन काउजेज़ को थोड़ी अलग अलग तरीके से देख लेते हैं दोस्तों। मेन काउजेज़ में बात कर लेते हैं कि संथाल रिवोल्ट वेयर कौन कौन हो जाएंगे। सोशल काउजेज़, इसको थोड़ा आप अच्छे से ढंग से दिखा सकते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। सोशल काउजेज़, इकोनॉमिक काउजेज़, रिलीजियस काउजेज़, और पॉलिटिकल और इमीडिएट कॉज क्या रहा जस्ट के बाद का, ठीक है। तो सोशल कॉजेज में देख सकते हैं ये सब चीज़ें आपको अपने से, मैं बस यहाँ पे आपको नॉलेज के पर्पज़ से बता देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको या तो आप इसको भी देख सकते हैं और अपने से ऐड ऑन करके कुछ अपना बना सकते हैं, ठीक है। डिसहार्टन द सोशल सेंटिमेंट, उनके सोशल सेंटिमेंट्स डिसहार्टन हुए संथालीस के। अमंग द संथाल ट्राइब सोशल सिस्टम लाइक मांझी सिस्टम जो था उनके बीच में पॉपुलर था उस टाइम। वो अपना सोशल स्ट्रक्चर जो था वो मांझी सिस्टम के अनुसार चलाते थे, जिसको ब्रिटिशर आएंगे तो ब्रिटिशर तो अपना रूल लगाएंगे कि आप लोगों को ऐसे रहना है, ऐसे करना है, कौन सी भूमि पे क्या उपजाऊ करना है, क्या करना है, सारा चीज़ ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को आकर अबॉलिश कर दिया और अपना रूल लगाया। इकोनॉमिक काउजेज़ को देख सकते हैं, इसको पैटर्न वे में आप देखिएगा कि क्या क्या हो रहा है पहले, ठीक है। तो ब्रिटिश टुक अवे द लैंड फ्रॉम द संथाल, ये हमने देखा कि हाँ पहले तो वो लैंड वगैरह लिए, उसके बाद इन्होंने किसको दे दिया, तो ये तो बेदखल हो गए, डिस्पोज्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। जमींदार वेयर गिवन पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदार को लैंड मतलब जो मालिकाना हक दे दिया गया भूमि का, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए इन लोगों पे और लिवाइड ऑन एवरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द संथाल। जितने भी प्रोडक्ट
प्रोड्यूस किए गए थे उन पे भी हैवी टैक्सेस डाल दिए गए और ये लोग मतलब ना सिकुड़ते चले गए इन लोगों के चक्कर में, ठीक है, विच दे आर अनएबल टू पे, जो इनसे पे होने से रहा क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स रहता था, उस पर भी ब्याज लगा देते थे, तो ये लोग उसी चक्कर में रह गए, ठीक है। तो अति तो होनी थी। संथाल ग्रेजुअली गॉट डिपेंडेंट ऑन द मनी लैंडर, जिसको साहूकार वगैरह बोलते हैं, उनके चक्कर में जाके फंसने लगे कि अब हमको इन्हीं से पैसा लेना होगा। और ये लोग भी तो उसी तरह के थे, निचोड़ने में लगे हुए थे। इन द ल्यू ऑफ द लोन एक्सटेंडेड, अब लोन तो ये लोग दे नहीं पाते थे, तो मनी लैंडर जो थे वेंट इवन एक्सटेंट ऑफ सेक्सुअली अब्यूजिंग द, यहाँ से तो एक देख सकते हैं कि वो सेक्सुअली अब्यूज़ भी करते थे उनकी जो पत्नियां थी, उनकी लेडीज़ जो थी उनको भी, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि धीरे धीरे ये अंबार जो था ना, वो अंगार जो फूटा और रिवोल्ट का रूप लिया, ठीक है। फिर फिजिकल तौर पे एक बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। ये भी ना एक बीपीएससी वगैरह या आप कोई भी स्टेट पीसीएस वगैरह या ये कोई एग्ज़ाम्स वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवे लाइन भागलपुर से वर्धमान में, आप इस चीज़ को कड़ी की तरह देख सकते हैं, ये कनेक्टिंग द डॉट्स की तरह पे कि रेलवे लाइन बनाया जा रहा था भागलपुर से बर्धमान के समय में। तो ये कब हो रहा था, तो अगर आपने ये संथाल वाला पढ़ा हुआ है तो आपको याद हो, ध्यान आ जाएगा कि हाँ 1855 से 56 के अराउंड में हो रहा होगा। तो यही है एट वाज एट प्रोग्रेस। तो इसमें संथाल का फोर्सफुली यूज़ किया गया। संथाल्स वेयर फोर्सफुली इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क विदाउट एनी पेमेंट, वही यहाँ से ही लगभग आप देख सकते हैं कि विदाउट एनी पेमेंट की शुरुआत हुई। इसी को बोलते हैं बेगारी प्रथा, अवैध बेगारी वगैरह, ठीक है। बेगारी प्रथा की शुरुआत मतलब हाँ बेगारी में काम कर रहा है, मतलब बिना पैसे का इनको ज़बरदस्ती कि इनके पास तो पावर है नहीं, कुछ है नहीं, चलो इसको ज़बरदस्ती इसको काम में लगाओ, ये लो ऐसे ही पढ़े ऐसे करके, ठीक है। रिलीजियस काउज की बात करते हैं दोस्तों। ये बात होती है इंटरफेरेंस इन दियर संथाल रिचुअल एंड कस्टम बाय द ब्रिटिशर्स। जैसे ही आपको पता होगा कि ब्रिटिशर आए तो उन्होंने एक्ट्स वगैरह लाना स्टार्ट किए। सबसे पहला एक्ट जो इन लोगों ने लाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर बात करते हैं 1813 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। फिर 1813 का चार्टर्ड अधिनियम जिसको बोलते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, यहाँ पर बहुत चीज़ों की शुरुआत हुई, जैसे कि इंग्लिश की स्टडी के लिए 1 लाख रुपीज़ का खर्च करने के लिए भी प्रावधान लाया गया। और यहाँ पर एक और चीज़ हुई, वो थी क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउड कर दिया गया कि आप अपना धर्म जो क्रिश्चियनिटी है उसको आप फैला सकते हैं। तो यहाँ इस चीज़ का दुष्प्रभाव यहाँ पर भी देखने को आपको मिलेगा संथाल लोगों के साथ, कि जैसे ही क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउड किया गया था तो यहाँ पर फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उन लोगों को तो आइडिया कुछ है नहीं, क्या जानते क्या नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को बरगला कर या फोर्सफुली ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में बदला जाने लगा। और ये मतलब ये फोर्सफुली इस चीज़ का मतलब नहीं बोलते हैं कि आपके प्रति ये पुलिस केसेस वगैरह बना देना, ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये फोर्सफुली ये अलाउड हो गया था, इसलिए कन्वर्जन करवाना ये लोग ब्रिटिशर अपने फोर्सफुली, क्योंकि पावर तो इन्हीं के हाथ में थी, तो ये भी एक बड़ा कारण था, ठीक है। पॉलिटिकल काउजेज़ में रहा, जैसा कि हमने बताया था आपको कि पॉलिटिकल में उनके अपने पंचायत वगैरह थे, जिसको हम लोग परहा पंचायत बोलते हैं, प्रिविलेंट अमंग द संथाली ट्राइब्स, जिसके चलते इन्हीं से वो रूल करते थे अपने क्षेत्र को। तो ये भी आते ही के साथ ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश कर दिए, ठीक है। फिर रहा इमीडिएट काउज, क्या हुआ इमीडिएट, जस्ट मतलब आते के साथ ये कौन सा मतलब मैटर हो गया कि तुरंत इस पे स्टेप्स संथाल लोगों ने लिया। द मैटर गॉट वर्सन व्हेन द लोकल मनी लेंडर विद द हेल्प ऑफ दरोगा गॉट सम ऑफ द संथाल अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। देखिए जब इन लोग ध्यान कैसे हुआ इधर खींचा, तो दरोगा जो थे साहूकार के साथ मिलकर कुछ संथाली लोगों को गिरफ्तार कर लिए और उनको जाके खूब मारपीट की, उनके साथ मार पीटा दरोगा वगैरह इन लोगों ने। और किसके मतलब थेफ्ट मतलब चोरी के केस में, ठीक है। इन द फिट ऑफ द रेज, उसके अब देख रहे थे कि लोग को छोड़ तो रहा है नहीं, और बहुत मारने पीटने का भी खबर सुनने को आया था यहाँ पे। तो दरोगा वाज किल्ड बाई वन ऑफ द संथाल। अब गुस्सा इतना हो गया था कि बस वो लोग कोई देखे तो कोई एक दरोगा उन लोग को मिला और उनको मार दिए लोग, ठीक है। तो रेज बढ़ गया, तो अब तो चार्ज लेना ही पड़ेगा अब तो, ठीक है। तो इन दोनों आदमी को अब तो तैयार होना ही पड़ता, उनको भी पता था कि क्या इसमें रिएक्शन आने वाला है, तो इन लोग को भी अपना ऑर्गेनाइज करना पड़ा संथाल को, और उधर से तो रिटेलिएशन होने ही वाला था ब्रिटिशर्स की तरफ से। सो ऑन 30 जून 1855 अबाउट 6000 संथाल फ्रॉम ऑलमोस्ट 400 विलेज गैदर एट भगनीडी, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, ये सब मेंशन जरूर करना है, ठीक है, डेट के साथ। डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट ऑल द डिक्यूज, डिक्यूज को जिसको बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं पहली बार जो डिक्यूज वर्ड है वो बेसिकली ट्राइबल लोगों का अपना लैंग्वेज था, उसमें आउटसाइडर जो थे ना बाहरी लोगों को वो लोग डिक्यूज बुलाते थे।
द आउटसाइडर, मनी लैंडर, जमींदार, जितने भी बाहरी थे जो उनका शोषण करते थे उनको वो दिक्कूस बोलते थे। बट दे फेल्ट दे वेयर ट्रैप्ड इन द कॉलोनियल इकोनॉमी एंड नीदर पुलिस नॉर कोर्ट डिड एनी थिंग टू प्रोटेक्ट द संथाल। मतलब कोई इनके लिए बचाव के लिए नहीं आ रहा है, ना पुलिस ही आ रही है, पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही है, कोर्ट भी तो उधर ही की है। तो अब इनको लास्ट उपाय दिखाता है कि बस हमें रिवोल्ट करना होगा, हमें अपने लोगों के लिए लड़ना होगा। ठीक है, तो पर्पस क्या रहा इस रिवोल्ट का, मेन वो लोग क्या उनका था। तो द मेन पर्पस ऑफ रिवोल्ट टू थ्रो द दिकूज आउट ऑफ दियर रीजन, उनको अपने रीजन से एकदम फेंक देना है, निकाल के हटा देना है। और क्या था कि ब्रिंग एन एंड टू द फॉरेन रूल, जो भी बाहर का रूल है आया हुआ है उसको अब ख़त्म करना होगा और अपना सिस्टम हमें लगाना है किसी तरह। ठीक है, टू इस्टेब्लिश दियर रूल बेस्ड ऑन रिलीजन, उनका अपना रिलीजन के बेस पर होगा। ठीक है, ये हमें सेट करना है किसी तरह। अब कोर्स की बात करते हैं, सेट कैसे रहा, कौन इस चीज़ को लीडरशिप प्रोवाइड किया। तो कोर्सेज ऑफ जो कोर्स ऑफ द रिवोल्ट कौन है, तो सिद्धू कान्हू का आप नाम सुनते होंगे, प्री वगैरह में पूछा जाता है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ब्रदर्स, जिसको चांद भैरव ब्रदर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिद्धू कान्हू भी भाई थे और ये वेयर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के प्रोमिनेंट लीडर थे। दे क्लेम दैट ठाकुर हैड कम्युनिकेटेड विद देम, जिसको ठाकुर जो बोलते हैं वहाँ उन लोगों को, वो लोग उस टाइम भगवान को ठाकुर बोलते थे, कि उन लोग मतलब ठाकुर ने हमसे कम्युनिकेट किया है और बोला है हमसे कि टेक अप आर्म्स, आप हथियार उठाओ और लड़ो अपने आज़ादी के लिए, हम मतलब भगवान जी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे भी मतलब एक रिलीजियस सेंटिमेंट का यूज़ किया गया इनके द्वारा। और सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी आपको बिरसा मुंडा के आंदोलन में। ठीक है, बिरसा मुंडा के आंदोलन में भी वहाँ पे भी बिरसा मुंडा ने कहा था उन लोगों से कि विद द हेल्प ऑफ सिंह बोंगा, वहाँ पे बोले थे सिंह बोंगा, एक मोनोथिज्म को फॉलो करो, और कौन से गॉड को, सिंह बोंगा, और इनकी हेल्प से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बिरसा मुंडा ने भी इसी चीज़ का मतलब उपाय लिया था कि हाँ, रिलीजियस सेंटिमेंट का यूज़ किया था। तो दे मोबिलाइज द संथाल मेन एंड वोमेन बाय ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज प्रोसेसन थ्रू द विलेजेस। ठीक है, अकम्पनीड बाय ड्रमर एंड अदर, मतलब ने पहले तो जानते होंगे ड्रम कर कर बुलाया जाता था, गैदर किया जाता था सबको। तो सून नियरली 60,000 संथाल हैड बीन मोबिलाइज्ड एंड स्टार्ट अटैकिंग। जब वो देखें कि अब इतना लोग हो गए और डायरेक्ट ये लोग आकर कहाँ पे अटैक करना स्टार्ट किए, जो भी मनी लैंडर वगैरह थे, लैंडलॉर्ड्स थे, और जितने भी आपके ब्रिटिश ऑफिशियल, इनको जो दिखता उनको सब अटैक करना स्टार्ट कर लिए। इवन द पुलिस स्टेशन, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे इनको मतलब भरोसा उठ गया था इन लोगों को कि ना पुलिस हमारे साथ है ना कंस्ट्रक्शन वर्क को भी गवर्नमेंट वाला जो भी चीज़ इनको दिखता था, बस ये लोग अटैक करना स्टार्ट कर दिए। अब इस चीज़ का रिटेलिएशन ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी है, वंस द गवर्नमेंट रियलाइज द स्केल ऑफ द रिबेलियन, जो भी इस चीज़ को देखें कि हाँ अब ये रिबेलियन बढ़ता जा रहा है, अब इसका दुष्परिणाम हो सकता है, तो इट ऑर्गेनाइज अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द रिबेल्स। जितने भी बागी वगैरह हो गए थे ये लोग, तो अग्रेसिवनेस इधर से भी तो आनी ही थी, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया इस अफेक्टेड एरिया में। तो संथाल कुड नॉट, मेनली था कि जो रीजन था ना वो लिमिटेड था, उतना ही रीजन में ये फैला हुआ था, ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं फैला था। ठीक है, तो संथाल कुड नॉट मेंटेन देयर मोमेंटम टू लॉन्ग अगेंस्ट द मॉडर्न वेपन। अब जान ही रहे हैं कि उन लोगों के पास मॉडर्न वेपन्स वगैरह थे, लेकिन संथाल के पास प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी की, जैसे कि आपके पुराने हथियार जैसे कि हो गए भाला, तीर भाला से मारते थे वो लोग। ठीक है, तो इनके सामने आपके गन्स के सामने ये सब तो कुछ तो रहता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग फेलियर साबित हो गए, संथाल ज़्यादा देर नहीं टिक पाए इन लोगों के सामने, और लगभग 15,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस रिवेलियन में। और सिद्धू को कैप्चर कर लिया गया 1855 में, और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन कान्हू बचे रह गए थे, तो कान्हू इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे थे, तो इसलिए 1855 से 56 तक में चला। जैसे ही कान्हू अरेस्ट हुए ना, तो यहाँ से इस चीज़ का एंड हुआ, और ये जो है तुरंत ही मतलब इस चीज़ को कर्व आउट कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, यहाँ पे मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, किसके अरेस्ट के बाद, कान्हू के अरेस्ट के बाद ये डाउनफॉल पे आ गया। ठीक है, तो ये फेलियर हो गया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने अपना क्या प्रण लिया हुआ था कि संथाली राज को लाएंगे और ब्रिटिशर को बाहर भगा देंगे, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, दो द रिवोल्ट वाज विथ एन इंटेंट टू थ्रो अवे द ब्रिटिश रूल, जब अब उनका मानसिकता था कि ब्रिटिशर्स को भगा देना है। द वेपन जो यूज किया गया था संथाल के द्वारा, वो क्या था, ट्रेडिशनल था, ऑर्थोडॉक्स था, एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश हु वेयर आर्म विथ लेटेस्ट मॉडर्न वेपन। जो मॉडर्न वेपन वो लोग यूज़ कर रहे थे, उनके सामने तो ये सब कुछ नहीं था।
तो सीधा सीधी बात वही हुआ, रिज़ल्ट जो आना था तो वो तो ब्रिटिशर के हाथ में ही आना था। और एक चीज़ और कि ये चीज़ क्या इसमें था कि जो रिवोल्ट था वो लिमिटेड सर्टेन एरिया में ही वो लिमिटेड था, ठीक है। तो इसको मतलब कॉन्फाइंड लोकली, बाहरी तौर पे ये फैला नहीं था कि बाहर से सपोर्ट भी इनको मिलता। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि एक कम एरिया में, और उनको आसानी भी रही ब्रिटिशर्स को हमको कौन से एरिया में जाके इनको अटैक करना है, कहाँ से हमको पकड़ना है, ऐसे करके, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हाँ, तो ये चीज़ देखने को मिली जैसे ही कि इसका इम्पैक्ट जो पड़ा, ब्रिटिशर को सोचने पर ये भी मजबूर कर दिया गया कि जो वो लोग सोच रहे थे कि संथाल जो था ना अनऑर्गेनाइज्ड मासेस है, वो लोग मतलब इतना पढ़े लिखे नहीं है कि एक मासेस को ऑर्गेनाइज करके और इस तरह का रिवोल्ट वगैरह कर ले। तो इनको ब्रिटिशर को धक्का एक लगा कि हाँ यार ये लोग कुछ कर सकते हैं और आगे चल के। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो है उसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कार्व्ड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड संथाल परगना स्टेट। यहीं से संथाल परगना स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट किए फ्रॉम भागलपुर और बीरभूम का जो भूमि लेकर संथाल परगना को बनाया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज ट्राइबल स्टेटस ऑफ संथाल को ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया गया। और कुछ समय बाद संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी पास किया गया 1860 में, ताकि मतलब अब ये लोग सतर्क हो गए कि संथाल वाले लोगों में जल्दी लोग को ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है, उनको बस सब साइड करके रखो, इन लोगों में मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इनको मतलब साइड करके रखना है हम लोगों को, ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस हमें नहीं देनी है, नहीं तो संथाल लोगों को अभी हम लोगों ने देखा है कि वो क्या कर सकते हैं। द परहा पंचायत जब ये सब हट गया तो परहा पंचायत वगैरह जितना भी था वे रिकॉग्नाइज्ड, और विलेज ऑफिशियल को दे दिया गया पावर ऑफ पुलिस। जो पुलिस की जैसा पावर था ना वो विलेज ऑफिशियल को, परहा पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको दे दिया गया कि आप संभालो अपना, ठीक है। सो ऑल्दो द रिवोल्ट, अब ये क्या रहा कि जैसा ही कि संथाल रिवोल्ट वाज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेरी सून हो गया, बहुत जल्दी इसको कर्व आउट कर लिया गया। बट दिस रिवोल्ट ऑल्सो एक्टेड एज अ मॉडल फॉर द अदर रिवोल्ट हैपेंड इन इंडिया, ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर ट्राइबल रिवोल्ट लाइक, ओनली ट्राइबल रिवोल्ट नहीं, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं पीजेंट रिवोल्ट वगैरह भी है। तो एक सोर्स दिया इसने, बिरसा मुंडा भी आप देख सकते हैं इसी तरह का था। तो ये मतलब एक सक्सेस ना होते हुए भी सक्सेस रहा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छे अच्छे और वीडियो चाहिए और कहाँ सुधार करनी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो यूट्यूब चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सबसे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। जो भी आपको क्वेरी वगैरह करनी है आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, नया चैनल बनाया गया है, वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। और पर डे 1 क्वेश्चन की भी आपको अगर है, आप नहीं भी शुरू कर पा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन आप वहाँ दे सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो कृपया करके उस आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, ठीक है। आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी नीचे कमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लगा और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कराने हैं वो भी आप बता सकते हैं। वैसे मैं भी, आपको यही ट्राई रहेगा कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं कराता रहूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग।